अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए। नया बैचेस जो है स्टार्ट है हर मंडे। आप कंपीट करिए यहाँ पे हजारों जो है स्टूडेंट के साथ और स्टैंड आउट कीजिए क्राउड में से। अनअकैडमी पे आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेशन है यहाँ पे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेस और पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगा। एक ही जगह पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेस और एसओपी और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी सारी चीजें आपको मिलेगी। अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर्स है, उनका इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स फॉर CSIR UGC नेट। तो बैचेस जो है आप एक्सेल बैचेस जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं। हर मंडे को ये बैचेस स्टार्ट होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे। तो आज ही अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहां पे मिलेगा अगर आप जो है अप्लाई करते हैं हमारा रेफरल कोड botany10। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, चूज कीजिए कौन सा आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, 10% का डिस्काउंट उस पर आपको मिलेगा। लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं 10% का डिस्काउंट CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन पे, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी CSIR UGC नेट के कोर्सेज को और वहां पे रेफरल कोड यूज कीजिए botany10, जिससे आप इस 10% डिस्काउंट का फायदा उठा पाए। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अनअकैडमी पे एक्सेल कोर्स चल रहा है CSIR UGC नेट के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 15 फरवरी 2021 से। मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स वहां पे रहेंगे जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप क्रैक करना चाहते हैं CSIR UGC नेट 2021 को, तो एक्सेल कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इकोलॉजी के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जहां पे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो थे 2008 से लेकर 2020 तक वो सॉल्व करा रहा था। 54 क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं। और ध्यान में रखिए, इकोलॉजी आपका सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं अभी तक। तो यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम क्या होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, बोथ 1 and 2 और स्पिंडल शेप। तो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले बात तो पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में जान लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज शोन। ठीक है, यहाँ इस पिरामिड में हम क्या दिखाते हैं कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कितने नंबर हैं। ये जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स का, ये मोस्टली अपराइट होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो मैक्सिमम होते हैं जो इस पिरामिड का बेस बनाते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे। ठीक है, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे ट्री इकोसिस्टम का, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ये इन्वर्टेड होता है, और इसे पैरासिटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। जहां पे आप देखेंगे जो हर्बीवोर्स हैं, बर्ड्स हैं, ये डिपेंड होता है ट्री पे। ट्री क्या है? एक आपका प्रोड्यूसर है। मान लीजिए 1 या 2 ट्री रहेंगे, उस पर बहुत सारे बर्ड रहेंगे। ठीक, और फिर अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो जो उन बर्ड्स पे पैरासाइट्स है उनका नंबर, जो एक्चुअली कंज्यूमर है जैसे कि बर्ड्स, लाइस हो गए, जो बर्ड्स पे डिपेंड रहती हैं, उनका नंबर सीक्वेंसली ज्यादा होता जाता है। तो ऐसे में जो आपको पिरामिड मिलेगा वो इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा। तो अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम, देन क्या होगा आपका? ऑलवेज इन्वर्टेड और ऑलवेज अपराइट नहीं होगा, बोथ 1 and 2 होगा। ठीक, मतलब दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। द डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम इज। क्या है, अगर हम बात करें डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का, अगर लेक इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो होगा डोमिनेंट, वो क्या होगा?
देखिए अगर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आप बात करिए तो क्या आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है आपका प्रोड्यूसर्स होता है। तो लेक इकोसिस्टम में अगर सबसे ज्यादा डोमिनेंट हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक, लेकिन वो प्रोड्यूसर होता है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आता है आपका कंज्यूमर, तो वहीं पे आपको पूछा गया है फिर ऑप्शन सारे ऑप्शन में जू प्लैंक्टन होगा, बेंथस होगा या प्लैंक्टन होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जू प्लैंक्टन। यही है जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये डोमिनेंट होते हैं आफ्टर फाइटोप्लैंक्टन। ट्रॉफिक लेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स स्टार्टिंग एट लेवल 1 विद प्लांट्स। तो लेवल 1 में कौन से आएंगे, प्लांट्स। फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स आर नंबर सब्सिक्वेंटली अकॉर्डिंग टू हाउ फार द ऑर्गेनिज्म इज अलोंग द फूड चेन। लेवल 1 प्लांट्स एंड एल्गी मेक देयर ओन फूड एंड कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। लेवल 2 herbivores eat plants and are called primary consumers. Level 3 carnivores that eat herbivores are called secondary consumers. And in level 4 carnivores that eat other carnivores are called tertiary consumers. Okay, so the correct option is zooplankton. Next question number 57. The 10% energy transfer law of food chain was given by. जो आपका 10% लॉ है फूड चेन का, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ फूड चेन, वो किसने दिया था, तो ये लिंडमैन ने दिया था। रेमंड लिंडमैन इनका पूरा नाम है, उन्होंने क्या दिया था, 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लॉ, या जिसे हम लिंडन्स ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल भी कहते हैं फूड चेन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल ओनली अबाउट 10% ऑफ द ट्रांसफर एनर्जी इज स्टोर्ड एज फ्लैश। ठीक है, मतलब जैसे प्रोड्यूसर है उसने जो भी फूड बनाया तो नेक्स्ट लेवल में जब वो जाएगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में तो केवल उसका 10% ही एनर्जी वहां पे स्टोर रहती है, बाकी किसी ना किसी फॉर्म में वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है और किसी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम आते हैं। आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन का आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहला फॉलन लीव्स, फिर उस पर बैक्टीरिया आएंगे, फिर बैक्टीरिया के बाद इंसेक्ट आएंगे, फिर बर्ड आएगा, या सेकंड फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, बर्ड, थर्ड ग्रासेस, फॉक्स, रैबिट, मैन, डी ग्रासेस, कैमेलियन, इंसेक्ट, बर्ड। तो आप इसमें से देखेंगे जो करेक्ट ऑर्डर है फूड चेन का आपका वो आता है फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर्स, देन देयर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स व्हिच आर नोन एज जूप्लैंक्टन, एंड जूप्लैंक्टन आर ईटन बाय secondary consumers which are fishes, and fishes are eaten by birds. This sequence of a food chain is correct. Okay, so we will go with this option only. Next, question number 59. Most of the keystone species belong to the category of. जो मोस्ट की स्टोन स्पीशीज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं आपके, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, या टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। तो आप अगर एग्जांपल लेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम का और उनका अगर हम बात करें कीटोन स्पीशीज का, तो मोस्टली ये देखने को मिला है जो किसी भी इकोसिस्टम के जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं वो मोस्टली कीस्टोन स्पीशीज में आते हैं, मतलब उनका रोल कीस्टोन स्पीशीज वाला होता है। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं दे हेल्प इन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे स्पीशीज व्हिच इन टर्न affect the quantity of plants and animals further along the food web. So they are called as keystone species because they have much impact on an ecosystem. Question number 60. Amount of living material in different trophic levels or in a component population is known as. ठीक है, कि पूछ रहा है आपसे जो अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल होगा डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पे या एक कंपोनेंट पॉपुलेशन में, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल किंगडम, स्टैंडिंग क्रॉप, इकोलॉजिकल पिरामिड और स्टैंडिंग स्टेट। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप, हम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप इज द टोटल ड्राइड बायोमास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म in the given environment. It is the total amount of dried biomass present in an ecosystem and that is called as standing crop. Question number 61 पे आते हैं। The biotic component of ecosystem comprises. जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का वो क्या कंप्राइज करता है, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स ओनली, और प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। सो if you have studied about the abiotic and biotic component of an ecosystem, then you will see the producers, consumers and decomposers all are living organisms and they form the biotic component of an ecosystem. Then the correct option will be D, producers, consumer and
decomposers. Next, question number 62. Insectivorous plants like Utricularia, Nepenthes and Drosera are placed in ecosystem in. आपसे हमें पूछा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं लाइक उट्रिकुलरिया, निपेंथेस और ड्रॉसरा, ये जो प्लांट्स हैं आपसे पूछा है ये किस ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो जब भी आप इंसेक्टिवोरस के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं आपको लगता है कि दे आर इंसेक्टिवोरस and they are eating animals for their nutrition, so they should be on the trophic level second or so, but ऐसा नहीं है। उट्रिकुलेरिया, नेपेंथस, ड्रॉसरा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, पर आपको रीजन जानना होगा। जो प्लांट्स हैं ये एक्चुअली प्रोड्यूसर्स में ही आते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में ही आते हैं। जो ये इंसेक्ट्स खाते हैं ये अपना जो है नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, केवल नाइट्रोजन के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, बाकी ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये प्रोड्यूसर्स में ही आते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ट्रॉफिक लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन ए स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन। कह रहा है जो नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे अगर एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें मैक्सिमम किस में होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या डेजर्ट इकोसिस्टम। मान लीजिए आप कुछ भी एक एरिया ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर उतने में सबसे ज्यादा किस में रहेंगे, किस इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में एक्चुअली आपको ज्यादा जो है प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड दे आर मैक्सिमम in number if you talk about an specific area. So the correct option is pond ecosystem. Next 64, Y-shaped model of energy flow in an ecosystem represent. जो Y-shaped model होता है एनर्जी फ्लो का किसी इकोसिस्टम में वो क्या शो करता है, only grazing food chain, only detritus food chain, both detritus and grazing food chain or food web। तो वाई शेप मॉडल जो एनर्जी का दिया गया है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है बोथ डेट्रिटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन को। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, इन नेचर द ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन्स ऑफन मिक्स विथ ईच अदर। फॉर एग्जांपल व्हेन अ herbivore dies of natural causes it cannot be eaten by a predator। ठीक है, जैसे कोई herbivore डाई हो गया तो वो तो प्रीडेटर के द्वारा ईट नहीं किया जाएगा, उसको खाएगा नहीं प्रीडेटर। इंस्टेड इट इंटर्स द डेट्रिटस फूड चेन। अब वो जो डाई हो गया नेचुरल काज की वजह से वो डेट्रिटस फूड चेन में चला जाएगा। तो जो ये वाई शेप्ड मॉडल है आपका ये एक्सप्लेन क्या करता है, हाउ द ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। द वाई शेप्ड मॉडल वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय ओडम इन 1956 बट हिज ब्रदर E.P. Odum 1983 gave a generalized model of this relationship and called it the universal model of फ्लो ऑफ एनर्जी। सो वाई शेप मॉडल, ये देखिए वाई शेप में सनलाइट आता है, प्लांट्स को मिला, अब डेड प्लांट मैटर है। अब एक हर्बीवोर्स में आप जाएंगे तो डियर है, ठीक है, या तो प्लांट डेड हो गया तो टर्माइट, या डियर डेड हो गया तो टर्माइट। फिर डियर को खाने वाला लायन है आपका, लायन अगर डेड हो गया तो भी इसको टर्माइट खा जाए, और टर्माइट को कौन खाएगा, आर्डवर खाएगा। तो ये जो है डेट्रिटस फूड चेन में आ गया। लायन को भी अगर लायन डेड हो गया तो इसको भी आर्डवर डेड हो गया तो इसको लायन खाएगा। तो ये जो शेप है ये वाई शेप मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो है। ठीक है, एनर्जी कहां से है, एनर्जी का सोर्स सनलाइट है और ये या तो ग्रेजिंग फूड चेन में जा सकता है या तो डेट्रिटस फूड चेन में, और ये दोनों को लिंक करने वाला है वाई शेप मॉडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको मैंने बताया था। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ biotic and abiotic or physical environment, and the term ecosystem was coined by Arthur Tansley. Next question number 66, biological equilibrium is an equilibrium among the। जो बोला जाता है कि biological equilibrium है तो ये किसके बीच equilibrium है, producers and consumer, producers, consumer and decomposers, प्रोड्यूसर्स एंड डीकम्पोजर्स और प्रोड्यूसर्स ओनली। तो जो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, द इकोसिस्टम इज सेड टू बी इन बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोसिस्टम लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आर इन डायनामिक बैलेंस विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। Question number 67, the total energy trapped by plant in a given time and space is known as।
जो टोटल एनर्जी ट्रैप्ड होता है किसी प्लांट का, अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेस की बात करें तो क्या होता है वो, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी और टर्नओवर रेट। तो आप हमेशा से याद रखिएगा जो टोटल एनर्जी ट्रैप्ड बात होती है किसी प्लांट में, कि अगर आप किसी गिवन टाइम या गिवन स्पेस की बात करें तो वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। 68 पे आते हैं, इन पॉन्ड वाटर बॉडी द पिरामिड ऑफ बायोमास इज। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें, पॉन्ड वाटर बॉडी में जो बायोमास का पिरामिड होगा वो क्या होगा, अपराइट, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, और सी इन्वर्टेड और नन। तो अगर आप बात करें पॉन्ड वाटर में पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो ये जो बायोमास की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए नंबर की नहीं, बायोमास की, तो ये होता है इन्वर्टेड। क्यों? अब a pyramid of biomass shows the relationship between biomass and trophic level by quantifying the biomass present in each trophic level of an ecological community at a particular time. It is a graphical representation of biomass. Biomass is the total amount of living or organic matter in an ecosystem present in an unit area in different trophic levels. Typical units are grams per square meter और calories per square meter। ये मान लीजिए यूनिट है जिसमें आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द पिरामिड ऑफ बायोमास में बी इन्वर्टेड, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो वहां पे प्रोड्यूसर्स रहते हैं इन्वर्टेड में, एट एनी गिवन पॉइंट विल बी द लोअर देन द मास ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, जैसे कि फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं बायोमास उनका हमेशा कम होगा, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड होता है पॉन्ड में। दिस इज एक्सप्लेन बाय एज द फाइटोप्लैंक्टन रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं तो उनका इंडिविजुअल में बहुत वो हो जाते हैं, बट हैव मच शॉर्टर इंडिविजुअल लाइफ, उनका लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट होता है। तो कुल मिलाकर बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का बहुत कम होता है, नंबर बहुत ज्यादा होता है लेकिन बायोमास कम होता है, तो इसलिए इन्वर्टेड हम बोलेंगे। जैसे कि ये है फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस एंड लार्ज फिशेस। नेक्स्ट पे हम आएंगे 69 पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ए पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट। प्लांट्स और एनिमल्स अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, फ्लोरा एंड फौना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, कम्युनिटी। एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द स्पीसीज लिविंग इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज कॉल्ड एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया। क्वेश्चन नंबर 70, which is the last question of this video. The length of the food chain in an ecosystem is generally limited to 3 or 4 trophic levels because आपने जब भी फूड चेन्स का नाम, फूड चेन में जब ट्रॉफिक लेवल्स आपने देखा होगा वो लिमिटेड रहता है, 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं किसी भी फूड चेन में, इससे ज्यादा लंबा नहीं होता कि आपको वहां पे 15 या 20 ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलेंगे। और पूछ रहा है आपसे ऐसा क्यों होता है। ए, क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। B, quality of energy increases from lower to higher trophic level. C, quality of energy increases from higher to lower trophic levels. D, flow of energy is unidirectional. So the correct option is quality of energy decreases from lower to higher trophic level. जैसे जैसे एनर्जी जो है जैसे प्रोड्यूसर्स में है सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जब धीरे धीरे ऊपर जाती है ट्रॉफिक लेवल में तो एनर्जी डिक्रीज होता जाता है। इसी वजह से जो इकोसिस्टम में आपको ट्रॉफिक लेवल मिलते हैं वो जनरली 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल वाले होते हैं। ओके, 3-4 ट्रॉफिक लेवल्स इज एनफ टू डू वर्क एंड आफ्टर दैट द एनर्जी इज नॉट एनफ टू डू वर्क बिकॉज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। जैसा कि आपने अभी लिन मैन का वो पढ़ा था रूल 10% लॉ वाला, ठीक है, तो उसी कारण की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई भी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो जो भी वीडियोस डालता है आपके पास आता है नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने कोई वीडियो डाला है, जिससे आपका कोई भी वीडियो उस चैनल से मिस नहीं होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट इसका जो होगा उसमें मैं और भी बचे हुए जो क्वेश्चन है उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।